हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए मैथ्स स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 17 है। इससे पहले के 16 क्लासेस को यदि अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मैथ्स स्पेशल सीबीटी 2 एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। जाके पुराने क्लासेस को कवर कर लेना, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो। ये जो हमारा सीरीज है ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होगा, तो आप लोग कंप्लीट सीरीज को जरूर किया करो। चलिए, हमारा आज का ये क्लास नंबर 17 है। हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का डिमांड आ चुका है कि इसमें मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दूं, तो इसमें आज से मैं कुछ प्रश्नों को एक्स्ट्रा कराऊंगा, तो आप लोग ध्यान से कंप्लीट करना क्लासेस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है इफ रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1, माइनस का साइन है, रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 5 आपको गिवन है। तो आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिवाइड का साइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको मान बताना है कि क्या होगा। तो देखो, इस टाइप के प्रश्नों में आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में इस टर्म को लिखेंगे, ताकि हम लोग a और b का मान कंपेयर करके निकाल सके। तो देखो, उसके लिए आप लोग सबसे पहले करोगे इस टर्म को सॉल्व। अब इस टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, ताकि हम लोग a प्लस बी पे पहुँच सके। तो उसके लिए क्या करोगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखो, अभी मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि आपके लिए रामबाण साबित हो, यानी कि आप लोग बिल्कुल कम टाइम देके कॉपी और पेन का यूज़ ना करके आंसर निकाल सको विद इन सेकेंड। यदि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ अलग तरीका सीख के जाओ, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट सीख के जाओ, ताकि आप लोग उसका यूज़ करो और आपके लिए वो टर्म बेनिफिशियल हो एग्जाम में। तो देखो, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपके सामने ये प्रश्न है, इसे हम लोग विदाउट कॉपी पेन सॉल्व कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। देखो, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है नीचे आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा एलसीएम निकल के क्या आया। आप लोग को एलसीएम जो हमारा है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या है, रूट 5 है, बी कितना है, 1 है। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा, तो आप लोग को ऊपर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर होगा, रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस होगा। यानी कि यहाँ से आप लोग देखो, पहला टर्म क्या है, रूट 5 माइनस 1, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। आशा कर तो आप लोग एलसीएम एटलीस्ट समझ पा रहे होगे। आपको मिनिमम कॉपी और पेन का यूज़ करना है। देखो, एलसीएम आपका क्या हो गया, 5 माइनस 1। अब ऊपर क्या आएगा, तो आप लोग कहोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए क्या है, रूट 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5। अब प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 1, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, यानी कि 2√5। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे। अब ब्रैकेट हम लोग यहाँ से लगाएंगे। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग कहोगे ए स्क्वायर यानी कि 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है ना, तो 5 प्लस 1 प्लस 2√5। अब हम लोग यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, तो आप लोग कहोगे 5 प्लस 1 6 हो गया आपका। यहाँ पे 5 प्लस 1 6। अब यहाँ पे इस माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 6 हो जाएगा। यानी कि 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। जबकि यहाँ से आप लोग देखोगे माइनस 2√5। अब इस माइनस को जब आप लोग इस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, -2√5, यानी कि -2√5 -2√5 क्या हो गया, -4√5। अब हम लोग जब इसे सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, ऊपर आपका क्या बचा, ये तो आपका 0 हो गया ये टर्म, यानी कि -4√5 हो गया। नीचे क्या आया, आप लोग कहोगे 5 में से 1 चला गया, 4 आया नीचे आपका, यानी कि 4 में से 4 गया 1। आपका जो वैल्यू निकल के आया कितना आया, -√5। अब ये किसके बराबर है, तो आप लोग कहोगे ये हमारा ए प्लस बी रूट 5 के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी रूट 5 के बराबर है। अब आप लोग समझो इसे, यहाँ से हम लोग ए बी का मान क्या निकाल सकते हैं। बी तो हमारा वो टर्म होगा जो कि रूट 5 से मल्टीप्लाई हो, यानी कि रूट 5 यहाँ पे ओनली है हमारा, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग कहोगे इससे केवल और केवल -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -1 जो है हमारा वो बी का वैल्यू है। अब इसके बाद ए क्या है, तो आप लोग कहोगे ए की जगह अब कुछ भी नहीं, हमारा यहाँ पे 0 है, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं ए प्लस, यानी कि 0 प्लस -√5 लिख सकते हैं। यानी कि ए हमारा कितना निकल का आया, 0 निकल का है। ये तरीका होता है आपका कंपेयर करने का, 0। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकला आपका ए बराबर 0, बी बराबर -1। अब हम लोग इसे पुट करेंगे, आप लोग केवल याद रखोगे इस टर्म में।
हमारा ए कितना है, 0 है, यानी कि 0। बी कितना है, -1, तो -1 हमने यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे ए क्या है, 0 है। अब माइनस इंटू माइनस बी है ना, तो -1 बी का वैल्यू यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा, हम लोग आगे कंपेयर करेंगे। डिवाइड क्या है, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है, तो आप लोग को 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी कितना है, -1 है, इसका स्क्वायर। इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं क्या होता है, तो आप लोग कहोगे, यहाँ आप लोग समझना, आराम से समझना, यहाँ -1 है तो -1 ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखोगे ताकि मल्टीप्लाई करके हम लोग आसानी से निकाल सके। अब यहाँ पे माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, यानी कि 1 हमारा यहाँ से ब्रैकेट में आया, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे 0 प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 0 + 1 1। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करते क्या हो रहा है, तो हमारा ये निकल के -1 आ रहा है। तो ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखोगे ऑप्शन में 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो स्पेस की कमी की वजह से मैं यहाँ पे आपको जो भी था 2 पेज में समझा पाया, तो आप लोग उसे समझना। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट बेहतरीन है या नहीं है। यदि आप लोग सही तरीका लगाओगे तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर डालोगे। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपसे कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, आपको बताना है। तो देखो दो संख्याएं हैं, सबसे जो बेस्ट मेथड है, सिंपल मेथड है, वो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल कराऊंगा तो आप लोगों को मैं फटाफट करा देता हूँ। तो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है। हमने संख्या को x + y मान लिया, कितना है, 27 है। उनके वर्गों का अंतर 81 है, यानी कि वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, x² - y² कितना है, वो 81 है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, यहाँ पे हमने पुट किया, इक्वल्स टू कितना है, 81। अब आप लोग कहोगे x + 1 का वैल्यू हमें 27 गिवन है, तो यहाँ पे हमने जब 27 पुट किया तो क्या निकल के आया, x - y = 81 डिवाइड बाई 27, तो 27 तिहाई 81, यानी कि x - y का वैल्यू आपका 3 निकल के आया। अब आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, ध्यान से समझना। यदि हमें x + y = 27 गिवन हो, x - y = कितना है, 3 गिवन हो, तो बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। देखो हम तो यहाँ से क्लियर हो गए, बड़ी संख्या हमारा x होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे जब सॉल्व करते क्या हो जाएगा, तो 2x = 27 + 3 कितना हो गया, 30 हो गया आपका। तो x का वैल्यू आपका यहाँ से 15 निकल के आया, आंसर होगा x का वैल्यू 15। ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखोगे ऑप्शन में 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे आसान और सबसे कम समय लगने वाला जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा तरीका जिससे आप लोग कभी भूल नहीं सकते हो। देखो 120 लीटर है टोटल मिश्रण, किस अनुपात में है, आप लोगों को 2:1, ये आपका पहला मिल्क है और दूसरा क्या है, वाटर है। यहाँ से हम लोग देखेंगे मिल्क कितना है, तो आप लोग कहोगे 3 रेशियो में बटा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, यानी कि आपका जो मिल्क है वो 80 लीटर का है। वाटर कितने लीटर का है, तो आप लोग कहोगे 40 लीटर का है। तो यहाँ से आपसे कह रहा है उसमें कितना पानी मिला दें, यानी कि आप लोग इसमें कितना ऐड करोगे ताकि रेशियो 1:2 हो जाए। तो देखो 1:2 हमें करना है, यानी कि इसे हमें डबल करना है। इसमें कितना मिला देना है, यानी कि आप लोग यदि इसमें पानी में क्या मिलाओगे, यदि हम लोग इसमें 120 लीटर को ऐड करेंगे पानी को, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे हमारा रेशियो जो हो जाएगा वो 80:160 का हो जाएगा। हमारा ये जो रेशियो निकल के आएगा 1:2 का निकल के आएगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू है 120 लीटर पानी का, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये तरीका होता है, बेस्ट अप्रोच होता है। आपको केवल एक माइंड लगाना है, यदि हमारा रेशियो 80:40 का है और हमें इस वैल्यू को, इस टर्म को डबल करना है इस टर्म से, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग उसमें कितना ऐड करोगे, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। उसके बहुत सारे तरीके हैं, इस प्रश्न को आप लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया अभी। तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सबसे पहले आप लोग प्रश्न में दिए हुए स्टेटमेंट को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है दिए गए पाई चार्ट में 5 अलग अलग दुकानें 1 2 3 4 5 से हुई एक पहिए वाले ठेले के बिक्री के प्रतिशत बंटन दर्शाया गया है।
पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे। देखो, सबसे पहले ये जो आपका पाई चार्ट है ये ऑलवेज 100% के इक्वल होता है, यानी कि 100% आपस में बटा होगा। यदि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप लोग यहाँ से काउंट कर लो। क्या हो रहा है, 30 है, 10, 40, ये हमेशा 100% के बराबर ही होता है, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हो। 30 और 10 40, 40 और यहाँ पे 15 55, 55 और यहाँ पे 25 कितना हो गया, 80 हो गया आपका। 80 और 20 100 हो गया, यानी कि ये आपका हमेशा 100% के इक्वल होता है। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है दुकान 3 से होने वाली माल की बिक्री के संगत वृत्तिक खंड के केंद्रीय कोण का आपको मान बताना है, यानी कि 3 नंबर ये है आपका। इसका डिग्री में आपको वैल्यू बताना है क्या होगा। यदि प्रतिशत में 25 है तो डिग्री में क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का आप लोग समझना। ये पॉइंट नंबर 3 के बारे में कह रहा है आपसे प्रश्न में, तो कितना है ये, 25% के बराबर है। और ओवरऑल ये जो आपका पाई चार्ट है कितने प्रतिशत के बराबर, आप लोग को 100% के बराबर। आपको फाइंड क्या करना है, डिग्री में फाइंड करना है। तो हमेशा कंप्लीट डिग्री जो होता है एक सर्कल का वो 360 डिग्री का एंगल वो बनाता है। तो आप लोग यहाँ से जब सॉल्व करोगे क्या होगा, 25 से 4 बार में 25 चौके 100, अब 4 से 360 कितने बार में, 90 डिग्री में जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग प्रश्न को देखो और सॉल्व करो। आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग सेकंडों में आंसर लेके आ जाओगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आप लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ वर्ष 2012 से 16 के दौरान 3 अलग अलग शहरों ABC से एक निश्चित विश्वविद्यालय में MBA पाठ्यक्रम हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पे आप लोग समझना, 12 से 16 आपको ईयर यहाँ पे गिवन है। इसके बाद कह रहा है 3 अलग अलग शहरों का ये पाठ्यक्रम है, यानी कि शहर कौन से हैं, तो ABC, यानी कि लाइनिंग में जो आपको दिखे ये आपका A का वैल्यू है, आपको बॉक्स में जो दिखे B का, और डॉट डॉट में जो दिखे वो आपका C का वैल्यू है। केवल आपको प्रश्न को देख के उसके स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, फटाफट पढ़ना होता है। उसके बाद DI में आप सीधे प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न आपसे कह रहा है वर्ष 2014 से 16 के दौरान शहर B से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या, उसी अवधि के दौरान शहर C से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या का अनुपात क्या होगा। तो क्या कह रहा है, वर्ष 2014 से 16 के दौरान B से। अब समझना आप लोग, 14 से 16 B, अब 14 कहाँ है आपका, यहाँ है, 16 यहाँ है। 14 से 16 B का एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे सबसे पहले B है क्या, तो खाली बॉक्स है आपका ये। यहाँ से आप लोग जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे 100 है आपका 16 में। 15 में कितना है, आप लोग कहोगे 92 है आपका। जबकि हम लोग यदि 14 की बात कर ले तो 14 में 120 है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करोगे तो यहाँ से 2 आया, 9 2 11, यहाँ पे 1 1 2 1 3, यहाँ की 312। अब ये इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ये टोटल 3 ईयर का है ना, तो 3 से आप लोग डिवाइड करोगे तो यहाँ से एवरेज निकल के आया इसका 3 से 1 बार में, यानी कि 104 बार में आपका यहाँ से निकल के आ रहा है एवरेज। अब इसका रेशियो कह रहा है। उसके बाद C का कह रहा है, सी का कहाँ, इसी ईयर का, यानी कि सी में आप लोग जाओगे तो सी क्या है, डॉट डॉट वाला है आपका 2014 से 16 में सी। तो सबसे पहले आपका 16 में कितना है, तो आप लोग कहोगे 80 है आपका 16 में। 15 में कितना है, तो आप लोग कहोगे 100 है आपका 15 में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 14 में यदि देखेंगे तो 108 है आपका 108। अब यहाँ पे जब ऐड करोगे तो 8 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 288। इसका एवरेज निकाल दो, 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3 से 9 बार में और 3 से 6 बार में 96। अब इसी का आपसे रेशियो पूछ रहा था तो क्या आ गया, तो आप लोग इसे कट करोगे कितने से, 2 से करो, 2 बचे 2 दूनी, या कि 52 आया आपका, और 2 से 48 बार में, फिर 2 से करो कितने बार में, तो आप लोग कहोगे 26 हो गया आपका, और यहाँ पे आपका हो गया 24। अब एक बार और आप लोग 2 से कट कर सकते हो, यानी कि 13 आ गया, और यहाँ पे आपका 12 आ गया, यानी कि आपका जो आंसर निकल का है वो 13:12 आपका निकल के आया। अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में है क्या, तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे 13:12 ऑप्शन नंबर 4 में आपका यहाँ पे 13:12 गिवन है, तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। आपसे कह रहा है दी गई तालिका में उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाया गया है जो कि भारत के 5 अलग अलग राज्यों से एक बैंक में प्रबंधक के पद हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। आपके सामने यहाँ पे राज्य गिवन है, यहाँ पे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरला। इसके बाद यहाँ पे आपको ईयर गिवन है। आपसे कह रहा है जो आपको इस टेबल का अध्ययन करना है,
5 अलग अलग राज्यों से मैनेजर पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उसमें छात्र उपस्थित हुए हैं। तो आपको बताना है दिए गए आंकड़े के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखो आप लोग हमेशा अलर्ट रहना। ये जो प्रश्न होता है मैथ्स का, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न होता है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लेगा। आप इन प्रश्नों को लास्ट में क्या करना, इस टाइप के प्रश्नों में आपका टाइम ज़्यादा लगना है, क्योंकि यहाँ आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो आपसे चारों ऑप्शन सॉल्व करवाने का तरीका ढूंढ रहा है। तो आपको जो करना है, देखो एक ऑप्शन हम लोगों के सामने उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हम लोग पहले उत्तर प्रदेश को देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आपके सामने तीन तीन ऑप्शन है, एक यहाँ है, एक नीचे उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के डाटा को कंपेयर करेंगे। कितना है आपका, तो आप लोग कहोगे 300, 400, यानी कि 700, 700 और 450, 1150। आप लोग हमारे साथ ऐड करते रहो करो। 1150 और प्लस 5, 1650, 1650 और पहले 400 जोड़ो, 2050 और 30, यानी कि 2080। हमारा 2080 आ गया। यदि हम लोग इसका एवरेज लेते हैं, कितना है एवरेज, तो आप लोग कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, ये कुल मिलाकर 5 साल का है। तो हम लोग जब एवरेज लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप लोग जब सॉल्व करते हो तो 5 से 4 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 6 बार में, यानी कि 416 आपका निकल के आया इसका एवरेज। तो आप लोग देखोगे एवरेज से संबंधित एक ऑप्शन है, तो आप लोग उसे टिक कर दोगे। 416 एवरेज है, तो ऑप्शन 4 जो है आपके सामने, दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या 400 से अधिक है। हमारा 416 आ रहा है, यानी कि 400 से अधिक इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। देखो आपके सामने आपको केवल एक कॉमन सेंस का यूज़ करना होगा इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आप लोग केवल ऑप्शन पढ़ लेना। ऑप्शन में यदि दो दो स्टेट हो, ईयर हो का कहीं भी बात करें आपसे, तो आप लोग सबसे पहले उन दो ऑप्शन को सॉल्व किया करो। तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश का टोटल एवरेज निकाला, 400 से अधिक आया, यानी कि ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। यदि हमसे एक भी सही है, दो भी सही है, इस तरीके से पूछा होता तो हम लोग लास्ट में करते और इसे इसी तरीके से सॉल्व कर लेते। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आप लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में लड़कों की और लड़कियों की संख्या के बीच कितने का अंतर था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो इसे आप लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे आसान और सबसे जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चे अब तक जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर भी ना हो वो भी सीख पाए। पहले आपका रेशियो क्या था, आप लोगों को 5:7 का रेशियो था, किसका, बॉयज़ टू गर्ल का। तो यहाँ पे आप लोग समझना। अब इसमें क्या हुआ, 8 और लड़के जुड़ गए, जिसके बाद अनुपात बदल गया। तो देखो हमने माना 5x बॉयज़ थे, उसके बाद क्या हुआ, उसमें 8 और लड़के जुड़ गए, 8 और लड़के यहाँ से जुड़ गए, जबकि गर्ल कितनी थी, तो आप लोग कहोगे 7x गर्ल थी यहाँ पे। अब इसके बाद रेशियो क्या हो जा रहा है, तो आप लोग कहोगे रेशियो 1:1 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे 5x + 8 = 7x है आपका, यानी कि यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आया, आप लोग कहोगे 8 आया, तो x का वैल्यू 4 निकल के हमारा आ गया। अब आपसे कह रहा है प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात के बीच कितने का डिफरेंस था। तो देखो पहले अनुपात 5:7 था। यदि हमें पहले लड़के और लड़कियों के बीच संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, कितने यूनिट का डिफरेंस था, आप लोगों को 2 यूनिट का डिफरेंस था। यहाँ से हमने निकाला है कितना, x का वैल्यू 4। अब यहाँ से आप लोग समझो 2x मान लो, क्योंकि यहाँ पे 5x हमने शुरुआत में माना था बॉयज़ को और 7x गर्ल को। तो शुरुआत का डिफरेंस कितने का था, आप लोग कहोगे 2x का डिफरेंस था। हमसे यही पूछ रहा था 2x का वैल्यू। तो देखो x का वैल्यू हमने यहाँ पे 4 निकाला, तो आप लोग जब x को पुट करोगे तो 2:4, यानी कि आपका 8 आंसर निकल के आया। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। इसके दो तरीके और भी है जिससे आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका यही है। सबसे पहले हमने रेशियो को 5x 7x माना, 5x बॉयज़ थे, 7x गर्ल थी। उसके बाद क्या हुआ, दोनों का रेशियो में 8 लड़के और जुड़ गए, तो रेशियो बदल गया, उसे हमने यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया, x का यहाँ से आंसर निकल के आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब आप लोग समझना, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट होगा रिलेटिव स्पीड का। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो आप लोग देखो, यदि हमारा पॉइंट ए है यहाँ पे, वो आप यहाँ बी की ओर निकलता है, इसी तरीके से पॉइंट सी वो भी बी की ओर यहाँ पे निकलता है, तो दोनों का जो दिशा है, डायरेक्शन यदि सेम हो, तो रिलेटिव स्पीड आपका ए का स्पीड माइनस सी का स्पीड होगा। जबकि यदि दूसरे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी यहाँ यदि ए यहाँ से सी बी की ओर चलता है जबकि सी यहाँ से बी की ओर चलता है, तो दोनों का जो दिशा है वो अपोजिट है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड आपका ऐड हो जाता है, यानी कि ए एस प्लस सी एस करोगे। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा रिलेटिव स्पीड का। यदि डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा दोनों का। यदि डायरेक्शन सेम हो तो डिफरेंस होगा। तो आप लोग समझना इस कॉन्सेप्ट को। आपके सामने डिस्टेंस कितना है, आप लोग कहोगे 8.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, और चाल कितना है, तो आप लोग कहोगे चाल यानी कि स्पीड 5 और 5.5, डायरेक्शन सेम है, यानी कि रिलेटिव स्पीड आपका क्या होगा, आप लोग कहोगे 5.5 माइनस 5 आपका रिलेटिव स्पीड होगा। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो देखो 8.5 डिवाइड बाय 0.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, दोनों का पॉइंट चला गया आपका। अब यहाँ से कितना आया, 5 से 85 कितने बार में, 17 बार में, यानी कि 17 आर्ट्स आएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। अब यहाँ से आप लोग समझना है कॉन्सेप्ट को। यहाँ आपका किलोमीटर पर आवर्स था स्पीड में, स्पीड, जबकि डिस्टेंस कितना था, किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसे जब आप लोग कट करोगे तो आपका क्या होगा, किलोमीटर किलोमीटर चला गया, केवल आवर्स बचा, तो आपका टाइम निकल के आता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। आप लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ोगे। कह रहा है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ये आपको बताना है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, केवल एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग याद रखोगे। यदि हम लोग n को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है शेषफल, आपका 2 निकल के आता है शेषफल। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पे आपको l का कोई वैसा वैल्यू लेट करना है, n का कोई वैसा वैल्यू लेट करना है जिसको यदि हम लोग 5 से डिवाइड करें तो हमारा 2 रिमेनिंग आ जाए। वो वैल्यू क्या है, तो आप लोग को वो वैल्यू हमारा 7 है। यदि हम लोग 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग आपका 2 आएगा, यानी कि n का जो वैल्यू है ये हमें, हमारा जो वैल्यू है इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपसे कह रहा है संख्या n स्क्वायर को यदि 5 से डिवाइड कर दे तो क्या करोगे, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे एन हमारा यहाँ पे 7 है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा एन का वैल्यू 7 है। तो 7 का स्क्वायर यदि हम लोग इसे 5 से करते हैं तो रिमेनिंग कितना आएगा, ये आपसे कह रहा है 7 का स्क्वायर 49, 49 को हमने 5 से किया, यानी कि 5 से 9 बार में 45 चला गया, 4 यहाँ से रिमेनिंग बच रहा है। तो ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखोगे ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3 जो है 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोगों को एन का वैसा वैल्यू लेट करना है जिसे 5 से डिवाइड करने पे 2 शेष बचे, तो हम लोग सबसे नॉर्मल सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे लेट करेंगे ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो हमारे लिए। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और आंसर को विद इन सेकेंड लेकर आ जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित को सरल करें, आपसे कह रहा है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का यह प्रश्न है। इसमें आप लोगों को बोर्डमास रूल तो याद रखना ही रखना है। आप लोग याद रखना, अब ये बोर्डमास रूल क्या है आप लोग पढ़ चुके होंगे अब तक। बी से आपका ब्रैकेट का क्रिया, ब्रैकेट में क्या होगा, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया करोगे, फिर मेजली, फिर बड़ी, तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ऑफ होता है, उससे आपका फिर ऑफ का क्रिया करेंगे, फिर हम लोग डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्सट्रैक्ट का, ये कॉन्सेप्ट होता है। और इन सब से पहले हम लोग रैकरिंग का यूज़ करते हैं। अब रैकरिंग क्या होता है, यानी कि आप लोग समझना है, यदि आपसे 2.4 पे रैकरिंग दे दे तो हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये होता है तरीका प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो, आप में से ही एक छात्र परेशान थे कि मैं उनके शिफ्ट को सॉल्व क्यों नहीं करा रहा हूँ, उनका जो शिफ्ट था वो हार्ड था। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये मर्ज फाइल है, एक एक करके सभी प्रश्न को करा रहा हूँ। यदि मैं शिफ्ट वाइज कराने जाऊँ तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मोस्ट
जो प्रश्न हैं वो रिपीटेड हैं, यानी कि बहुत सारे जो ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगभग लगभग सभी शिफ्टों में पूछे गए। तो यदि मैं शिफ्ट वाइज कराऊं तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बताना पड़ेगा, इसलिए मैं एक एक करके करा रहा हूँ। आपका जो शिफ्ट है उस शिफ्ट के भी सवाल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करो। देखो आप लोग इसे जब सॉल्व करते हो क्या होगा, मैंने अभी अभी आपसे बताया, पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ऑफ का क्रिया करेंगे, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे ऑफ है नहीं लेकिन ब्रैकेट है, तो हम लोग पहले इन दोनों ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या हो जाएगा आपका 1/2, ब्रैकेट यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाओ, ब्रैकेट क्या है 1/4 आपका आया ब्रैकेट के अंदर, इंटू 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइड हम लोग देंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आप लोगों को 3/16 हो जाएगा हमारा, 3/16। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्या होता है, पहले ब्रैकेट का, तब ऑफ का, तब डिवाइड का, यानी कि 1/2। अब यहाँ 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 पे यदि डिवाइड का साइन है, इसे हम लोग यदि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं, 1/that नंबर करते हैं, यानी कि यदि 1/1/4 करोगे आपका यहाँ से 4 निकल के आया, इंटू क्या है 1/2 है। हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे क्या होगा आपका 2 2 4 और यहाँ पे 4, यानी कंप्लीट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना, आप लोग को हो गए 1 बन गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है क्या बच गया आपका 1/2, 1/2 यहाँ से आप लोग करोगे प्लस 1/2, यहाँ पे डिवाइड का साइन है ना, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/16 पलट के क्या हो जाएगा 16/3। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 2 से 16 कितने बार, 8 बार में। तो यानी कि आपका जो यहाँ से निकल के आया, क्या निकल के आया आप लोग कहोगे 1 + 8/3 हमारा यहाँ से निकल के आया। तो 1 + 8/3 आपका आंसर होगा, 1 + 8/3 ऑप्शन में है। क्या आप लोग देखोगे तो ऑप्शन, इसे हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ के सॉल्व करेंगे। 3 एलसीएम आया आपका, 3 + 8 यानी कि 11/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो आपको समझाना है तो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग एग्जाम में कैसे करोगे सीखो। डायरेक्ट प्रश्न को देखो, इसे सॉल्व करो, क्या होगा 3/16, इसे सॉल्व करो 1/4। अब यहाँ पे इस डिवाइड को आप लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, यानी कि प्लस 1/2, यदि मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हमारा जो पोर्शन है ये 1/3/16, यानी कि 16 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझना। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। हमने माना वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपीज़ था स्टार्टिंग में, 100% मान लो 100% था वस्तु का क्रय मूल्य स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या कर रहा है, उसने 5% के लाभ पर बेचा, तो कितने का बेचेगा, आप लोग कहोगे 105% का बेचेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रुपीज़ में 50 की कमी कर दिया, जिसके कारण से विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी किया, जिसके कारण से उसे 5% की हानि हो गई। यदि 100% उसका सीपी था तो 5% का हानि पे यदि उसने बेचा, कितने का बेचा, आप लोगों को 95 का बेचा होगा, 95% का बेचा होगा। यह किस वजह से हो रहा है, तो आप लोगों को 50 रुपये की कमी करने की वजह से, यानी कि शुरू शुरू में 5% के लाभ पे बेच रहा था, लेकिन उसने जब 50 रुपये की कमी किया तो 50 रुपये की कमी के बाद क्या हो गया, तो उसका जो लॉस है वो 5% का हो गया। तो आप लोग समझना 5% वो फायदे में था, लेकिन 50 रुपये कम करने की वजह से 5% लॉस में, यानी कि 105 पे था और 95 पे पहुंच गया। तो आपसे क्या कह रहा है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना। परसेंट में डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप लोगों को 10% का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। किस वजह से, तो ये इसने 50 रुपीज़ यहाँ पे कम कर दिया इस वजह से। तो अब आपसे क्या कह रहा है, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि SP1 क्या था उसका, 105 रुपये का बेच रहा था, 105% का बेच रहा था। तो समझो आप लोग, आपसे 105% का वैल्यू वो पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। क्या करोगे, 50/10 गुने 105। अब आप लोग जब सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, 5 से पहले काटो 2 बार में, 5 से 21 बार में। अब यहाँ से 2 से 25 बार में 50 चला गया, यानी कि आपका जो आंसर बना वो कितना बना, आप लोग कहोगे 25 गुने 21 आंसर बना, यानी कि 25 गुने 20 पहले करो, कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे 500, और 25 गुने 1 कितना हो जाएगा 5
25, यानी कि आपको जो आंसर बना ऑप्शन नंबर 4 बना 525 इस प्रश्न का सही जवाब है। उस वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य 525 रुपये था। ये होता है बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट टेक्निक प्रश्न को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये का है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आप लोग समझना, यदि हम लोग रेट को एनुअली कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या होता है, 2 वर्षों का CI और SI का जो अंतर है वो 20 रुपये का आता है, जबकि हमें रेट कितना गिवन है, 4%। तो आप लोग समझो इस कॉन्सेप्ट को। तो आपसे धनराशि पूछ रहा है, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न को आप लोग 3 तरीके से सॉल्व करोगे। तो सबसे आसान जो तरीका है वो भी मैं आपसे बता रहा हूँ। जब भी आपको 2 साल का अंतर गिवन हो, तो हम लोग ट्री के मेथड से काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम लोग विद इन सेकेंड कर सकते हैं। तो हम लोग ट्री के मेथड से नहीं जाएंगे। आप लोग चाहो को तो ट्री के मेथड से भी जा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PR² अपॉन 100² इक्वल्स टू क्या होता है, डिफरेंस 2 वर्षों का CI और SI का। अब आप लोग इसे सॉल्व करो। P कितना है हमें यहाँ पे फाइंड करना है, धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि P को हमने P पुट किया, इनटू R कितना है, आप लोग कहोगे 4% है, तो यहाँ पे R का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, आप लोगों को 20 रुपये का डिफरेंस है, 20 रुपीज़ का हमने यहाँ पे पुट किया। अब 4 से आप लोग कट करो, 4 से कितने बार में जा रहा है, 4 से यहाँ पे 5 बार में, 4 से 4 बार में। और यहाँ पे जब आप लोग कट करोगे तो 4 से कितने बार में जा रहा है, तो आप लोग कहोगे 4 से जो हमारा जा रहा है 4 से 25 बार में, उस पर डबल जीरो लगा दो, यानी कि 2500 में जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट को समझो, 2500 गुने 5, पी का मान कितना आया, आप लोग कहोगे 2500 गुने 5, हमारा पी का यहाँ से मान आया। तो 25 25 125, अब 125 पे डबल जीरो होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 125 पे डबल जीरो, यही हमारा आंसर है। ये होता बेस्ट अप्रोच। आप लोगों को कहीं भी आप लोग चाहो तो विदाउट कॉपी पेन भी इस प्रश्न को कर सकते थे। केवल और केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग उड़ा दोगे किसी भी प्रश्न को। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जा रहा है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। आप लोग इस प्रश्न को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे आसान जो तरीका है वो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, उस तरीके को आप लोग फॉलो करोगे तो कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आपसे कह रहा है 2:3 है ना, यानी कि 2x है और आपका 3x है। अब कह रहा है दोनों में 4 जोड़ रहे हैं हम लोग, दोनों संख्याओं में, याद रखना 2x में हमने 4 जोड़ा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3x में 4 जोड़ा, 3x में 4 जोड़ा, तो हमारा जो रेशियो हो जा रहा है वो 7:10 हो जा रहा है। ये होता है एक तरीका, सबसे बेसिक तरीका। सेकंड होता है रेशियो में कंपेयर करने का, वो भी मैं अभी आपसे बता दे रहा हूँ। तो इसे देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 20x प्लस 40, और यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 21x प्लस 28। जब आप इस 20x को यहाँ लेके आओगे तो x इक्वल्स टू इस 28 को उधर ले जाओ तो 12, तो x का वैल्यू यहाँ से 12 निकल के आया। आपसे क्या पूछ रहा था, दोनों संख्याओं के बीच अंतर, यानी कि 2x और 3x के बीच अंतर कितने का है, आप लोग कहोगे x का अंतर है, तो x का वैल्यू पूछ रहा था, x का वैल्यू यहाँ से हमने 12 निकाला है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। अब मैं आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ इस प्रश्न को सॉल्व करने का। रेशियो क्या था आपका, 2:3 का रेशियो था। बाद का रेशियो क्या हो जा रहा है, 7:10 का हो जा रहा है। कब हो जा रहा है, जब हम दोनों संख्याओं में 4 जोड़ रहे हैं, यानी कि दोनों संख्या में आप लोग जोड़ रहे हो। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ से आपको दोनों के रेशियो का डिफरेंस देखना होगा, कितने का है, 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। तो आप लोग पहले डिफरेंस को इक्वल कर लो, तो ऊपर वाले को भी हम लोग 3 कर लेंगे, 3 बना देंगे, तो रेशियो नया बन के क्या आया हमारा, तो आप लोग कहोगे 6:9 का आ गया। और नेक्स्ट रेशियो है 7:3 का, यानी यहाँ से दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ गया। जब तक डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तब तक हम दोनों संख्याओं में कुछ भी बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो, जब भी दोनों में परिवर्तन आए तो हम लोग सबसे पहले दोनों रेशियो के डिफरेंस को इक्वल करेंगे। यदि यहाँ से हम लोग देखें तो 1 यूनिट का डिफरेंस है,
यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस है, जबकि संख्या में कितना का डिफरेंस है, आप लोग को 4 हम लोग जोड़ रहे हैं, यानी कि 4 का डिफरेंस हुआ। पहले का कुछ और नंबर था उसमें हमने 4 जोड़ा, जबकि यूनिट में हमने 1 जोड़ा, तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर है। तो अब आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। तो आप लोग समझो इस कॉन्सेप्ट को। यदि अंतर संख्या कितना है, 6 है और 9 है, इसके बीच अंतर 3 यूनिट का है, और यदि 1 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर है तो 3 यूनिट का हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और भी तरीके हैं, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके का यूज़ कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यह जो प्रश्न है यह आपका MDH फॉर्मूला पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप लोग समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब आपसे कह रहा है 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना देते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए हमें कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, यह आपसे पूछ रहा है। देखो आप लोग इसे भी 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपसे बता दे रहा हूँ। MDH फॉर्मूला का आप लोग यूज़ करोगे तो दीवार कितना है, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे यदि दीवार हमारा 1 है, मान लो यहाँ पे दीवार हमारा 1, ये 2 मान लो, क्योंकि हमारा 50% अधिक है ना, तो हम लोग 2 मान के चलेंगे। यहाँ हम लोग समझेंगे 5 मेन। MDH का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग हमेशा याद रखना, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आप लोग चाहो तो टाइम एंड वर्क का मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया उस वीडियो को आप लोग देख लेना, मैथ्स स्पेशल के बैच में आपको वह वीडियो मिल जाएगा। बहुत दमदार वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट दिख जाएगा हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब आप लोग समझना है इस कॉन्सेप्ट को। एक फार्मूला होता है आपका MDH, अब इसमें रुपीज़ भी होता है आपका, लेकिन जैसे इफिशियंसी भी होता है, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़े मैं आपको बताता चलूँगा। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें रुपीज़ को, इफिशियंसी को, टोटल वर्क को, सभी को कंपेयर करना मैंने बताया है। तो देखो MDH अपॉन नीचे क्या होता है टोटल वर्क इक्वल्स टू, यहाँ भी आपका MDH, यहाँ आप लोग 1 मान लो, M1 D1 H1 W1, यहाँ आप लोग M2 D2 H2 W2 यहाँ पे मान सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये दोनों इक्वल होता है, इसे हम लोग MDH फार्मूला कहते हैं। तो अब आप लोग यहाँ से निकालो, सॉल्व करना शुरू करो। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना देते हैं। आप समझना आप लोग, यदि 5 मेन है, दिन कितना लग रहा है, डेज है 12 अपॉन वर्क कितना है, आप लोग कहोगे 2 दीवार हमने लेट किया, यहाँ पे ये लोग बना दे रहे हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार, यानी कि यदि हम ये लोग शुरुआत में 2 दीवार बना रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इन्हें 50% अधिक दीवार बनानी, यानी कि 2 का 50% 1, यानी कि कुल मिलाकर इन्हें 3 दीवार यहाँ पे बनाना है। अब दिन कितना है इनके पास, आप लोग कहोगे 10 दिनों का इनके पास टाइम है, कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, हमसे M पूछा जा रहा है, यानी कि ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ से आ चुका है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, M का मान यहाँ से निकालेंगे, 5 से 10 2 बार में, उसके बाद हम लोग M का यहाँ से जब मान निकालते हैं क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे 2 से 12 कितने बार में, 6 बार में, और यहाँ पे 6 2 से 3 बार में, यानी कि M का जो वैल्यू आया वो 3:3, यानी कि 9 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल दीवार को क्या माना, 2 ही यूनिट क्यों माना, क्योंकि यहाँ हमसे कह रहा था मूल दीवार। अब मूल दीवार जो भी रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल वैसा वैल्यू लेट करना है मूल दीवार। आप चाहो तो 50 कर लेते, 100 कर लेते, लेकिन वैसा करते जिसमें कैलकुलेशन कम हो। हम लोग चाहेंगे तो 1 पे भी कर लेंगे, 1 कर लेंगे तो न्यू दीवार जो होगा वो 50% अधिक, यानी कि 1.5 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। ये लेट करने पे आप लोग चाहो तो शुरुआत का जो दीवार है उसे आप लोग 1000 मान लो, तो न्यू जो होगा वो आपका 1500 हो जाएगा, उस पर भी आपका आंसर सेम आना है। लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए आप लोग जितना छोटा डिजिट मानोगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपसे कह रहा है किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन यानी कि उसका प्राइस कम होता जा रहा है 20% की दर से प्रति वर्ष। उसके बाद आपसे कह रहा है 2 वर्ष बाद कार का मूल्य जो है वो 4,80,000 है हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था ये आपको बताना है। तो समझना है इस कॉन्सेप्ट को। आपसे फ्रैक्शन में क्या करा है, 20% कम हो रहा है ना। अब मैंने आपसे परसेंटेज में डिस्कस किया था इस प्रश्न को सॉल्व करने का 4 तरीका।
अब आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में दिखेगा मैथ्स स्पेशल के नाम से, वहाँ पे जाके परसेंटेज के क्लास को कवर कर लेना। देखो 20% की दर से यदि कम हो तो सबसे पहले फ्रैक्शन में वैल्यू 20% का आप लोग को होगा 1/5। कम हो रहा है कितने से, 1 यूनिट से, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग को होगी 4/5 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है फ्रैक्शन में इसे सॉल्व करने का। आप लोग इसे और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे देखो मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूं, यदि फर्स्ट ईयर इसका 100 था, नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20% कम हो गए। आप लोग इसे भी यदि सॉल्व करोगे तो क्या हो रहा है, 80 से 100। ये होता है बेस्ट कॉन्सेप्ट। आप लोगों को चलो मैं उसी रूप में बता दे रहा हूँ, आप लोगों को जैसा आसान लगे आप लोग उस मेथड का यूज़ कर लेना। आपसे कह रहा है किसी कार के मूल्य में 20% का कमी हो रहा है ना, तो आप लोग समझना, हमने माना कार का जो वास्तविक मूल्य है वो एक्स था, शुरू शुरू का मूल्य कार का एक्स था। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 20% का कमी, यानी कि 100 से 80 हो गया, 80 हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 20% कमी, यानी कि 100 से 80 हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका प्राइस फाइनल, वो 48 पे 4 जीरो आप लोग यहाँ से पुट करो। अब आपसे कह रहा है एक्स का मान वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, देखो 20 से काटना शुरू करो 5 बार में, 20 से 4 बार में, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 4 गुने 4 16, और 16 48 को कितने बार में काट देगा, आप लोग को 3 बार में काट देगा। यानी कि x इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 5 गुने 5 25 गुने, और यहाँ से क्या निकल गया, 30,000 30,000। तो यहाँ से आप लोग देखोगे आपका x का जो मान निकल के आया 25 गुने 3 75 पे 4 जीरो आपका आंसर बना। यानी कि 7.5 लाख इसका प्राइस था, कार का वास्तविक मूल्य था, जो कि 2 वर्ष के बाद 20% से घट के प्रति वर्ष की दर से वो 4,80,000 का हो गया। तो इसका रियल जो प्राइस था कार का वो 7,50,000 था। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, परसेंटेज का जितना भी टाइप का सवाल बन सकता है उस वीडियो में मैंने बहुत अनोखे तरीके से कवर कराया, तो आप लोग देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। देखो सीआई का जो कॉन्सेप्ट होता है और एसआई का जो कॉन्सेप्ट होता है, धनराशि दुगुना, यदि वर्ष को दुगुना करूँ तो धनराशि कितने टाइम बाद 10 गुना हो जाएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एसआई के भी प्रश्न बनते हैं, सीआई के भी बनते हैं। तो मैंने एसआई का भी वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको मैथ्स स्पेशल बैच में, सीआई का भी कराया था, तो उस पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यह मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप लोग समझना। जो लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर, वहाँ पर सीआई और एसआई के जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या हो रहा है, 5 वर्ष में धनराशि कितना हो रहा है, दुगुना हो जा रहा है। अब आपसे यदि कह दे 15 वर्ष में, तो आप लोग समझना वर्ष कितना गुना हो रहा है, आप लोग को 3 गुना हो रहा है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखना, वर्ष जितना भी गुना होना धनराशि उतना का पावर हो जाता है। यानी कि 2 गुना हो रहा था तो 15 वर्ष में 2 पावर 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग हमेशा याद रखना। तो अब आप लोग देखो, यदि पहले धनराशि 12,000 था तो अब क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। यानी कि 12 गुने 8 कितना होता है, आप लोग कहोगे 96,000 होता है, यानी कि 96। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। यह जो प्रश्न है टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। यहाँ पहली बार रेलवे ने क्या किया है, ग्राफ के माध्यम से आपसे पूछ लिया है। तो आप लोग समझना इस कॉन्सेप्ट को, केवल ग्राफ को एक नज़र आप लोग देखो और प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करो। कह रहा है नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने के हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है। यानी कि यहाँ पे अमित को कितना 25 दिन लग रहा है, सौरभ को अकेले काम को करने में 30 दिन लग रहा है, कृपाल को 20 दिन लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, जो कृपाल अकेले काम को 20 दिनों में कर सकता है, ऋषभ काम को 35 दिनों में कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट है। आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जाता है टाइम एंड वर्क का, वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो आप लोग समझना, आपसे कह रहा है यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब आप लोग समझना हमसे क्या पूछ रहा है, सौरभ और कृपाल का। तो हमें केवल सौरभ और कृपाल से मतलब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबका सिंगल सिंगल हमें गिवन है। अब देखो सौरभ को कितना टाइम लग रहा है, तो आप लोग कहोगे सौरभ जो है उसे, सौरभ यहाँ पे उसे 30 दिन का टाइम लग रहा है, तो हमने यहाँ पे 30 पुट किया। उसके बाद कृपाल को कितना लग रहा है, तो कृपाल यहाँ पे आपका, कृपाल को लग रहा है आपका 20 दिन।
तो कृपाल को यहाँ पे 20 दिन। तो कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो इसका 3 तरीका है सॉल्व करने का, मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क के वीडियो में। तो समझना आप लोग, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 60 हो जाएगा आपका, 30 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो 30 इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे पहले किसका, सौरभ का। कितने का निकला, 2 का निकला। कृपाल का 3 का निकला। तो यहाँ से आपसे कह रहा है दोनों को कितना टाइम लग जाएगा, तो 60 काम है, टोटल वर्क किया है आपका 60। एफिशिएंसी दोनों मिलकर 2 और 3 के एफिशिएंसीज करेगा, यानी कि 2 + 3। तो आंसर जो है आपका 60/5 यानी कि 12 आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। अब आप लोग चाहो तो इसे अलग तरीके से भी कर सकते हो। क्या कह रहा है आपसे, सौरभ को और कृपाल को काम करना है। सौरभ का 30 दिन, सौरभ का 30 दिन, कृपाल का 20 दिन, कृपाल का 20 दिन, दोनों मिलकर। तो आप लोग दोनों को ऐड करो, 30 + 20, आपका आंसर तैयार है। क्या हो जाएगा, 600/50 यानी कि 12 आपका यहाँ से आंसर आया। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग चाहो तो दोनों तरीके जो भी आपके लिए आसान हो उसका यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है, जिसमें 12 आपको गिवन है, 12 डेज, ये आपका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपसे कह रहा है यदि √3 इंटू 10√2 -3 = 0 आपको गिवन है तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपसे कह रहा है √3 10 2 θ = 3। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा 10 2 θ क्या निकल के आ रहा है, तो आप लोग कहोगे 3/√3 यानी कि √3 हमारा यहाँ से निकल के आया, किसका वैल्यू, 10 2 का। आप लोग समझना एक कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्री टेबल के तहत उसमें क्या होता है, 10 2 θ = यदि आपको √3 गिवन हो तो √3 किसका वैल्यू होता है, आप लोग कहोगे 1060 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से यदि हम लोग कंपेयर करें तो 10 और 10, तो 2 θ का जो वैल्यू आया वो कितने के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। अब आपसे क्या पूछ रहा था, थीटा पूछ रहा था ना, तो यदि 2 θ = 60 तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, आप लोग कहोगे 60/2 यानी कि 30 डिग्री आपका यहाँ से आंसर बना। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। टाइम एंड वर्क मैंने बहुत अच्छे से कराया था उस वीडियो में, उसे आप लोग देखना। SI CI देख लेना, साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री का मैंने केवल 1 घंटे में जितना भी कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने क्लियर कराया है। जितने भी तरीके के सवाल बन सकते थे सभी को मैंने उसमें क्लियर कराया 1 घंटे के वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग उस वीडियो को देख के आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये सारी सेवाएं फ्री है, तो इसीलिए आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आप लोग महसूस कर रहे होंगे प्रश्न का जो लेवल है वो कोई हाई लेवल नहीं पूछा गया था आपसे। CBT 2 के एग्ज़ाम में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी आपसे इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। लेवल आपका यही रहना है, केवल CBT 2 के एग्ज़ाम में 20 प्रश्न आपका बढ़ जाएगा, 120 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। टाइम आपको 90 मिनट का ही दिया जाएगा, तो आप लोगों को टाइम मैनेज करना है उस एग्ज़ाम में। तो आप लोग पढ़ो प्रश्न को। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, किंतु यह अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। यानी कि पासिंग अंक जो होता है आपका, पासिंग अंक उससे 20 अंक कम ला पाया, जबकि इसने 65% मार्क्स लाया, लेकिन 65% ला के भी 20 नंबर कम ला सका, इसलिए यह फेल हो गया। जबकि दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया और यह अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक था, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब आप लोग समझना इस कॉन्सेप्ट को। क्या कह रहा है, 65% अंक प्राप्त किया और 20 अंक इसे कम मिला, यदि 20 अंक इसे हम लोग दे दे तो ये पास हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, दूसरा छात्र था वो क्या कर रहा है, वो 80% अंक वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, 5% अधिक ले आता है पासिंग मार्क्स से, और यदि हम लोग इससे 5% मार्क्स छीन ले तो ये पास हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, दोनों हम लोग इसे भी पास करा दिए, इसे भी पास करा दिए, तो दोनों का जो पासिंग मार्क्स होगा वो इक्वल होगा, पासिंग मार्क्स को हो, पासिंग परसेंट को हो। तो यहाँ से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा, जो आपका जो यहाँ से निकल गया वो कितना निकल गया, तो 65% + 20 = यहाँ से 80% + 5% यानी कि 75%। अब यहाँ से आप लोग जब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, 75% में से 65% को माइनस करो, कितना परसेंट, 10% = कितना, 20। और अब आपसे क्या पूछ रहा है,
आपसे पूछ रहा है पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक क्या था। पूर्णांक जब भी होता है वो 100 के इक्वल होता है। यदि 10% का वैल्यू 20 के बराबर है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, आप लोग कहोगे 200 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपको इतना ध्यान रखना है, जो पासिंग मार्क्स से जितना भी अंक ज़्यादा लाए उससे उतना मार्क्स छीन लो आप, और जो जितना मार्क्स कम लाए उसे आप लोग उतना मार्क्स दे दो, तो दोनों पास हो जाएगा। और दोनों को कंपेयर कर लो, वहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हो टोटल वैल्यू, पासिंग मार्क्स, जो भी आपसे पूछे वो चीज़ आप लोग फाइंड कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में CBT 2 एग्ज़ाम के लिए 5 सुपर गेस्ट देने वाला हूँ। उसमें मैं आपको 35 प्रश्नों का सेट कराने वाला हूँ। वो 5, यदि आपने सुपर गेस्ट का जो सीरीज है उसे कंप्लीट कर दिया तो मेरा दावा है आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे CBT 2 के एग्ज़ाम में। बस मैं आप लोगों से इतना कहूँगा, आप लोग उस सुपर गेस्ट को भूल से भी मिस मत करना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये जो प्रश्न है आप लोग इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जो आसान तरीका है वो मैं आपसे बता दे रहा हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। यदि 4 अंकों की संख्या कहा होता बड़ी संख्या तो 4 टाइम 9, 5 अंकों की संख्या कहा होता तो 5 टाइम 9। आपने यह कॉन्सेप्ट समझा। उसके बाद अब आपसे कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब आप लोग समझना, यहाँ से यदि आप लोग इसके आसपास देखो तो इसके आसपास कौन सा स्क्वायर है, तो आप लोग कहोगे इससे आसपास, यानी कि इससे थोड़ा सा बढ़ के। अब आप लोग कहोगे 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 होता है। यानी कि 961, और 32 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को 32 का स्क्वायर 1024 होता है। यानी कि 31 का 961, 32 का 1024, यानी कि हमें 1024 के स्क्वायर तक पहुंचना है। कहाँ से पहुंचना है, तो आप लोग कहोगे 999 से 1024 तक पहुंचना है। कितना ऐड करें, तो आप लोग कहोगे 25 हमें ऐड करना होगा। वही आपसे कह रहा था कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो वो न्यूनतम संख्या आपका 25 है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो करो, साथ ही साथ स्क्वायर आप लोग याद रखा करो। 32 का, 33 का, एटलीस्ट आपको स्क्वायर जो है वो 50 तक याद होने चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है यदि x रेशियो y इक्वल्स टू 3 रेशियो 4, तो 4x प्लस 3y रेशियो 4y माइनस 4x का मान क्या होगा। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कंपेयर किया करो। यदि आपको रेशियो गिवन हो x इज टू वाई इक्वल्स टू 3:4 गिवन है, यानी कि x का मान यहाँ से 3 निकल के आया, y का 4 निकल के आया। आप लोग डायरेक्ट पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x का 3 है ना, तो यानी कि 4 गुने 3 कितना हुआ, 12 हो गया। प्लस 3 इंटू वाई है ना, तो y का वैल्यू 4 है ना, तो हम लोग करेंगे 3 गुने 4 यानी कि 12 हो गया। रेशियो कितना है, 4y। अब 4y, y कितना 4 है, यानी कि 4 गुने 4 16, माइनस यहाँ पे x कितना 3 है ना, तो 4x है, तो यानी कि माइनस 12। इससे जब आप लोग सॉल्व करोगे क्या होगा, 12 12 24, 24 प्लस 24 डिवाइड बाई 4, यानी कि 6 आपका आंसर निकल के आया। और नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 आप लोग मानो। तो आपका जो आंसर निकल गया है 6:1। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का जो अंतर है वो 56 के बराबर है। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। अब आप लोग समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ये यदि हम लोग यहाँ पे एक को विषम माने तो नेक्स्ट आपका सम होता है, फिर हमारा विषम आता है, फिर आपका सम आता है। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि अल्टरनेट नंबर पे आपका विषम आता है या फिर अल्टरनेट पे सम आता है। तो यहाँ में अब आप लोग समझना, यहाँ आपसे कह रहा है दो संख्या, यदि हमने यहाँ पे x मान लिया फर्स्ट विषम संख्या जो कि धनात्मक है, नेक्स्ट विषम संख्या क्या होगा आपका, आप लोग कहोगे x प्लस 2 होगा, क्योंकि x से आगे बढ़ोगे x प्लस 1, और x प्लस 1 वहाँ पे सम होता है, उससे आगे x प्लस 2 विषम होता है। और इससे यदि आप लोग आगे बढ़ोगे तो x प्लस 3 सम होगा, x प्लस 4 विषम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ये यहाँ से हम लोगों ने समझा, एक x हो गया तो नेक्स्ट आपका x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे या तो आप इससे कंपेयर करो, क्या कह रहा है, विषम दोनों का जो पूर्णांक है वर्गों का अंतर 56 है, यानी कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू यहाँ पे 56 है। अब यहाँ आप एक बात समझना, ये नंबर हमारा ग्रेटर है तो ग्रेटर में स्मॉलर को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग इसको इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये हमारा ग्रेटर है तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, इक्वल्स टू 56 के बराबर है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कट के 0 के बराबर, 4x और यहाँ पे 4 है तो इस 4 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 52 के बराबर, यानी कि 4x इक्वल्स टू 52। तो x का वैल्यू कितना आया 13 निकल के आया, एक 13 है तो दूसरा आपका 15 है, तो वो जो दो नंबर है वो 13 है और 15 है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट कॉन्सेप्ट प्रश्न को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आज का जो क्लास है आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर आ सकूँ। आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।